या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की हमने हिंदी में पढ़ा या उसमें ऐसा पढ़ा, कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होना मतलब चाहिए। आपको डरने की जरूरत नहीं है आपको आपके इस बोर्ड से। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, और आपको ध्यानपूर्वक अपने नॉलेज को बढ़ाना होगा। साइंस बिना प्रैक्टिकल के तो गुनाह है पढ़ना, और वही गुनाह इस वक्त पूरे देश में हो रहा है। लेकिन सर, अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या एक आम आदमी का बच्चा, एक गरीब का बच्चा आईएएस या फिर साइंटिस्ट बनने के ख्वाब देख सकता है, स्पेशली साइंटिस्ट, जो कि आप साइंटिस्ट हैं? अगर हाँ तो कैसे? कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जी। किसी जब आप विज्ञान के कॉन्सेप्ट को समझाना चाहते हैं या किसी भी सब्जेक्ट के ह्यूमैनिटीज़ के भी समझाना चाहते हैं, तो आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही समझा सकते हैं। बिल्कुल, आप उसको मैथिली में भी समझा सकते हैं। और मैं जब आप सर, आपकी एंट्री डीआरडीओ में कैसे हुई? आज तक आपने अपनी शादी क्यों नहीं करी? Don't ignore in your curriculum if any subject or any topic is being taught. That's right. Try to understand. Someday or the other, you will feel the necessity to acquire that knowledge if you have already ignored that. प्लीज आशीर्वाद दीजिए सर। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, जहां एक तरफ बिहार अपनी करप्ट एजुकेशन सिस्टम के लिए बदनाम है, गवर्नमेंट की उदासीनता के लिए, और आए दिन टॉपर स्कैम्स आपने देखे होंगे, हिंदी मीडियम के बच्चों की छवि बिहार से बाहर, इनफैक्ट बिहार में भी बहुत अच्छी नहीं है। वही दूसरी तरफ जहां मैं देख रहा हूं और आपने भी देखा होगा कि इसी हिंदी मीडियम से पढ़ के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ देश ही नहीं पूरे विदेश विश्व में नाम रोशन किया है। अभी जिन शख्स के पास मैं बैठा हूं, इनसे मैं पिछले 10 साल से मिलना चाहता था। ये हैं आदरणीय श्री मानस विहारी वर्मा जी, जिन्होंने अपनी पढ़ाई हिंदी मीडियम से करी थी, और बावजूद इसके तेजस विमान का नाम आपने सुना होगा, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम आपने सुना होगा, जिसमें इनका काफ़ी महान योगदान था। और सबसे पहले मैं इनके बारे में जानना चाहूँगा कि सर, आपने अपनी जो एजुकेशन है वो कहाँ से प्राप्त करी? देखिए, मैंने स्कूल का मेरी स्कूल पर की पढ़ाई जो हुई वो मधेपुर में एक जवाहर हाई स्कूल है जी। और मेरे गांव से लगभग 15 किलोमीटर पर है जी। तो वह कोसी प्रभावित इलाका है जी। तो मेरी पढ़ाई वहीं हुई और वहीं से मैंने बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन पास किया जी। और फिर पटना साइंस कॉलेज जी। गया। वहाँ से मैंने प्री इंजीनियरिंग आईएससी जिसको कहते हैं करने के बाद पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से जी। अपनी पढ़ाई की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जी। किया। उसके बाद फिर मैं एमटेक करने के लिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज में गया जी। वहीं से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एमटेक किया। शुक्रिया सर। आपकी एंट्री डीआरडीओ में कैसे हुई? हाँ, डीआरडीओ में जो उस टाइम में जो होती थी एंट्री, वो एग्जामिनेशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होता था जी। तो उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने डीआरडीओ ज्वाइन किया और मेरी पहली पोस्टिंग थी डायरेक्टरेट ऑफ एरोनॉटिक्स में डीआरडीओ हेडक्वार्टर्स में। फिर वहाँ से मैं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट बैंगलोर, फिर डीआरडीओ का जो एक ऑफिस है एचसीएल के प्लांट्स में जी। तो मैं कोरापुट गया जी। तो वहाँ मिग इंजन का निर्माण होता है जी। तो उसी में मुझे काम करने का मौका मिला। फिर मुझे डीआरडीओ हेडक्वार्टर्स ने कहा कि बैंगलोर वापस आकर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट डेफिनेशन फेज चल रहा था जी। तो उस टीम को ज्वाइन करने के लिए और फिर मैंने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन टीम में भाग लिया जी। वहीं मैं लगभग 86 से 2005 19 साल तक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में रहा जी। मैंने प्रोग्राम डायरेक्टर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जिसका नाम है जी। और डायरेक्टर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी बैंगलोर में काम किया जी। तो लगभग यही मेरे संक्षिप्त में मेरे कैरियर का प्रोग्रेशन रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। यहाँ एक क्वेश्चन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं ना, वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और कहीं ना कहीं इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो होते हैं वो भी उन्हें काफ़ी इन्फीरियर उस नज़र से देखते हैं, उनको लगता है ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी के माहौल में आप देख लीजिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए, मैं भी नोएडा में रहता हूँ, तो वहाँ मैंने देखा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को लोग किस नज़र से देखते हैं। तो ऐसी माहौल में आपकी जो जर्नी थी, लाइक सिंस स्टार्टिंग, लाइक चाइल्डहुड, आपने कैसे अपने आप को मेंटेन रखा? आखिर वो कौन सी शक्ति थी जिसने आपको या तो इंस्पायर किया या फिर उस ओर अग्रसर किया कि आप इतने महान कार्य अपने देश के लिए कर सके? देखिए, यह कहना जी कि हिंदी मीडियम कोई बाधा डालती है, यह सही नहीं है। बिल्कुल सही। सवाल मैं व्यूअर्स को बता दूं कि मीडियम मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आप कितना जानते हैं और कितने सिंसियरिटी से उस कार्य को करते हैं। हाँ जी। तो सवाल उठता है कि स्टैंडर्ड क्या है। जी हिंदी मीडियम, हम लोगों को भी तो इंग्लिश पढ़ाई होती थी। हमारे टाइम में तो बिहार बोर्ड में 2 पेपर्स होते थे इंग्लिश के। जी। साइंस कॉलेज में भी जब आईएससी तक तो इंग्लिश की पढ़ाई होती थी। जी। तो जब कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जब आप विज्ञान के कॉन्सेप्ट को समझाना चाहते हैं या किसी भी सब्जेक्ट के, ह्यूमैनिटीज़ के भी समझाना चाहते हैं, तो आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही समझा सकते हैं। बिल्कुल, आप उसको मैथिली में भी समझा सकते हैं। और मैं जब अभी बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में जाता हूँ, तो उनको बहुत से जो फिजिक्स के और केमिस्ट्री के जो प्रोसेसेज हैं, उनको मैथिली में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो विस्कोसिटी क्या है, जिसे चिपचिपाहट कहते हैं, तो उसका एग्जाम्पल दीजिए। तो उसके लिए कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप को केवल इंग्लिश मीडिया से अगर आप पढ़े हों तभी हो। और ऐसा नहीं था, मेरे साथ मेरे बहुत से कलीग थे जो आए थे इंग्लिश मीडिया स्कूल से भी, साइंस कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज तक में, और प्रोफेशन में भी। तो मैंने देखा कि कोई अंतर नहीं पड़ता है। सवाल होता है कि आप कम्युनिकेशन कैसे कर पाते हैं। और किसी भी लैंग्वेज में तो आपको अपना पहले वोकेबलरी बढ़ाना पड़ेगा। जब एक छोटा सा बच्चा होता है तो भी अपने बच्चे माँ को पूछता है ये की या क्या। तो उसके क्रम में जैसे वो अपने मातृभाषा की वोकेबलरी को, शब्दकोश को बढ़ाता है, उसी प्रकार वो इंग्लिश में भी बढ़ाना पड़ता है। फिर अब तो यह सुनिश्चित हो गया है कि जो भी साइंटिफिक या किसी भी ह्यूमैनिटीज़ में अच्छा काम करना चाहें, वो 2-3 विदेशी भाषा जानते रहें, तो और से अधिक अपने क्षेत्र में उनकी पढ़ाई हो सकती है। तो यह इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि हमने हिंदी में पढ़ा या उसमें पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको डरने की जरूरत नहीं है आपको किस बोर्ड से। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, और आपको ध्यानपूर्वक अपने नॉलेज को बढ़ाना होगा। जो चीज़ आप नहीं जानते हैं उसको अगर आप जानिए, तो वही तो है ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया। हाँ, तो नॉलेज तो उसी तरह से बढ़ाना पड़ता है। और देखिए, आपको सच्चाई ये है कि हम हिंदी भी ठीक से नहीं लिख पाते हैं। एग्जैक्टली, आप चले जाइए बिहार और यूपी के क्षेत्रों में, लोग शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं। और नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं। आप चले जाइए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो आउटलेट्स हैं या उसमें धूम्रपान, उनका स्पेलिंग ठीक से हिंदी में नहीं लिख पाते हैं। उसको तो ये जो है, आप जिस भाषा में भी हैं, आप उस भाषा को अच्छी तरह सीखिए। और कम्युनिकेशन के लिए आप जब भी जाएंगे, भारत यही इतना बड़ा देश है, अगर आप एक भाग से दूसरे भाग में जाएंगे तो आपको कुछ तो दिक्कत होगी। अगर आप केवल हिंदी जानते हैं तब थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट अगर आपने डिसाइड कर लिया तो फिर दिक्कतें नहीं होती। हाँ, मैं अपने व्यूअर्स को फिर से बता दूं, ये हमारे साथ श्री मानस बिहारी वर्मा जी हैं, और इन्होंने एक अतुल्य जो योगदान है वो भारत के लिए दिया है। तेजस जो विमान एयर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डिज़ाइन हुआ था, उसमें इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान था। इस वक्त सर रिटायर हो चुके हैं। और कितने साल हो गए सर आपको रिटायरमेंट के? 2005 में मैं रिटायर किया बैंगलोर से। और सकते हैं कि 13-14 साल हो गए रिटायर। हाँ, 13 लेकिन सर अभी भी खाली नहीं है। आप इधर जो है मैं आपको
दिखाऊंगा। अभी की सर की वैन लगी हुई है, ये है आपको मोबाइल लैब वैन है, जिसमें सर कंप्यूटर को और लेबोरेटरी को प्रमोट करते हैं। जिस तरह की हालात है पूरे देश में आप देख पा रहे हैं, जैसे पहले लैब की व्यवस्था थी, इस वक्त बिल्कुल नगण्य है, कहीं कोई लैब की व्यवस्था नहीं है। और साइंस बिना प्रैक्टिकल के तो गुनाह है पढ़ना, और वही गुनाह इस वक्त पूरे देश में हो रहा है। लेकिन सर उस चीज को लाइक स्कूल में जाकर दूर दराज खासतौर से दलित बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं सर, और उन्हें सिखा रहे हैं कि कैसे लेबोरेटरी को, यानी कि कैसे साइंस को जब आप पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकली करके आप उसे समझें। तो सर जरा आप अपने इस मुहिम के बारे में बताइए कि ये आइडिया आपके माइंड में कैसे आया और किस प्रकार आप गाँव, जैसे कि मैंने भी देखा नहीं है, सुना है, जिस स्कूल में मैं जाता हूँ काउंसलिंग के लिए, वहाँ लोग आपकी तारीफ करते हैं, टीचर्स आपके बारे में बताते हैं कि वर्मा सर इस तरीके का नेक और महान कार्य कर रहे हैं। तो ये आइडिया आपके माइंड में कैसे आया और कितना बदलाव देखा आपने इन 10-15 साल में? देखिए, ये एक्चुअली आइडिया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, हमारे उनका भी हम जिक्र करेंगे, भूतपूर्व राष्ट्रपति का। जी। और उन्होंने यह सोचा था कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में बच्चों को विज्ञान के प्रति अभिरुचि डेवलप करें। तो उसी के क्रम में उन्होंने बेंगलोर में एक है अगस्त्या इंटरनेशनल फाउंडेशन, जिन्होंने दक्षिण भारत में बहुत अच्छा काम किया है विज्ञान की शिक्षा को बढ़ाने में और स्कूली बच्चों तक ले जाने में। उनकी मोबाइल साइंस लैब चलती थी, अभी भी चलती हैं कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी, और डॉक्टर कलाम ने जब यह उन्हें मालूम हुआ कि मैं रिटायरमेंट के बाद आ गया हूँ दरभंगा, तो उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में एक मोबाइल साइंस लैब के जरिए बच्चों को विज्ञान की शिक्षा दी जा सकती है। और उन्होंने अगस्त्या इंटरनेशनल फाउंडेशन को यह रिक्वेस्ट किया, और मुझे जब उन लोग कहा गया, तब मैंने कहा कि वो दरभंगा ज़िला में अगर रखेंगे तो मैं दरभंगा में हूँ, मैं उसमें दे पाऊँगा। और दूसरी बात ये है कि हम जिस क्षेत्र में रहे हैं और अभी जहाँ मेरा घर है, वह पूरा इलाका कोसी के बाढ़ से डिवास्टेटेड हो गया था। वहाँ कम्युनिकेशंस की दिक्कतें होती थी, और मैं गांव से बहुत दूर बाहर फिर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अपने लाइफ में लगभग 36 इयर्स तो मैं बाहर ही रहा। इंजीनियरिंग करने के बाद तो मैंने पटना से बाद तो मैं बाहर ही रहा। तो और उसको छोड़कर जब मैं यहाँ आया तो मेरा पहला यही था, अपने आप में भी एक समझ लीजिए कि निश्चय था कि फिर अभी वापस कहीं और जगह नहीं जाना है। तो मोबाइल साइंस लैब की पहली जो गाड़ी ट्रायल के लिए 3 महीने के लिए अगस्त्या इंटरनेशनल फाउंडेशन ने यहाँ भेजा डॉक्टर कलाम के कहने पर। तो उसे हम लोग लेकर गए थे वह घनश्यामपुर ब्लॉक में, और वहाँ चूँकि मेरे गांव तक मोबाइल साइंस लैब नहीं पहुँच पाती थी, तो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स के पास ही एक जगह गाड़ी को पार्क कर दिया जाता था, और हमारे जो अगस्त्या की जो साइंस टीचर्स लोगों की टीम आई थी वह मेरे गांव पर तक पैदल पहुंच जाती थी हर रोज़। तो उस क्रम में 4 महीने तक हम लोगों ने मोबाइल साइंस लैब वहाँ घनश्यामपुर ब्लॉक के सारे मिडिल और हाई स्कूलों में जाकर कोशिश किया कि बच्चों को विज्ञान का एक्सपेरिमेंट प्रयोग दिखाया जाए। और जो गर्मी छुट्टी में जब इन्हें बच्चे घर पर रहते थे, जब उन्हें मालूम होता था कि मोबाइल साइंस लैब आ रहा है किसी स्कूल में, नज़दीक के स्कूल में, तो वहाँ बच्चों की भीड़ हो जाती थी। और 3 महीने में लगभग हम लोगों ने 17 मिडिल स्कूल और लगभग 10 से 12 मिडिल स्कूल हाई स्कूल भी कवर किया था, और बच्चों की उपस्थिति बढ़ गई।
लोगों को हैरानियत हो गई कि बच्चे तो आते ही नहीं थे कभी स्कूल। जी, लेकिन अब आने लगे। अब वो छुट्टी के दिनों में और भी आने क्रेडिट आपको जाता है। नहीं, क्रेडिट तो बात छोड़िए, सबसे बड़ी बात है कि बच्चों में एक उत्सुकता जी आई। जी और हम लोगों ने जब इस सारी चीज़ों को 3 महीने के बाद असेसमेंट किया जी और उसकी एक छोटी सी रिपोर्ट बना के डॉक्टर कलाम फोटोग्राफ के साथ उनके पास गई, और अगस्त्या के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर रामजी राघवन, तो उन्हें गया तो उन लोगों को भी थोड़ा आश्चर्य लगा कि इतनी ज़्यादा बच्चों में उत्सुकता है। और टीचर्स, गार्जियन और जो उनके अभिभावक हैं बच्चों के, उन लोगों ने भी सराहा। जी प्रेस मीडिया में भी कुछ कवरेज हुआ। और उसके बाद फिर डॉक्टर कलाम ने ये डिसीजन लिया कि वो एक गाड़ी परमानेंटली बिहार के लिए एलोकेट हो। जी उसी टाइम में ये जो गाड़ी जो आप देख रहे हैं सामने, वह जी पहली गाड़ी विकसित भारत फाउंडेशन की जो है, वह कलाम साहब का गिफ्ट है। सर, संक्षेप में जरा बताइएगा, आपकी और कलाम साहब की जो फ्रेंडशिप है उसके बारे में प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, कलाम साहब तो बहुत हमारे बड़े गुरु और मार्गदर्शक रहे हैं। जी सबसे पहली बात है कि जब वह इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम जी में प्रोग्राम डायरेक्टर थे, लगभग उसी समय लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वो प्रोजेक्ट आपसे सीनियर थे? हमसे बहुत सीनियर थे। आपसे बहुत सीनियर थे? बहुत सीनियर थे जी। उसी टाइम हम लोग लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट डेफिनेशन रिपोर्ट बना रहे थे, जिसमें लगभग हमारे 200 इंजीनियर्स थे लगे हुए। जी और उस टाइम में जब एरोडायनेमिक्स कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के ऊपर स्ट्रक्चरल डिजाइन, बहुत डिटेल डिजाइन प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखा जाता है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उनके साथ काम करके? तो उसी समय कलाम साहब से मिलने का मौका मिला जी। और फिर वह डॉक्टर कलाम जब डायरेक्टर जनरल बन गए और साइंटिफिक एडवाइजर रक्षा मंत्री के, तो हम लोगों को मौका मिलता था। डॉक्टर कलाम आते थे बेंगलोर में इस प्रोजेक्ट को भी रिव्यू करने के लिए, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को भी रिव्यू करने के लिए डिटेल में। और लगभग वो सारा दिन का कार्यक्रम होता था जब कलाम साहब आते थे। महीने में लास्ट सैटरडे को वो आया करते थे। तो इसके बाद बहुत क्लोजली जब उनके साथ काम करने का मौका मिला, जब हम टेक्निकल प्रॉब्लम्स वगैरह बतलाते थे, तो इसके क्रम में उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की और गाइडेंस तो दिया ही। उन्होंने जो एक चीज़ कहा, जो स्वावलंबन, उसको कहते हैं सेल्फ रिलायंस इन ऑल क्रिटिकल एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी। हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़े, राष्ट्र को अपना ज्ञान का भंडार, अपने दम पर ज्ञान का ऐसा भंडार होना चाहिए कि हमें कभी कोई बाहरी दुनिया के लोग किसी काम के लिए रोक नहीं पाए जो हमारे राष्ट्र हित में हो। तो करीब करीब यही था मूल मंत्र, जिसे कहते हैं कि सेल्फ रिलायंस इन ऑल क्रिटिकल एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसी पर हम लोगों का तेजस विमान भी बना, और जो अभी बहुत से मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर इसरो के अंतरिक्ष अभियान में जो प्रोग्रेस हुआ है, वह इसीलिए हो रहा है। अभी क्या है, थोड़ी सी मुसीबत आई कि बच्चे गिव अप कर देते हैं। ये तो आपने भी देखा होगा, पैसे की तंगहाली हुई, बच्चे गिव अप कर देते हैं। परिवार में कोई प्रॉब्लम हुई, बच्चे गिव अप कर देते हैं। बुरी संगति में आके गिव अप कर देते हैं। इनफैक्ट उन्हें जो करना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट मायने रखता है राष्ट्र निर्माण में, इसको आप भी मानते हैं। जबकि आपने भी, आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा बाढ़ के टाइम में बहुत ज़्यादा बाढ़, बहुत नुकसान होता है। इनफैक्ट मैंने भी आपके गांव को देखा, कितनी दिक्कतें होती होंगी, वहाँ पे स्कूल नहीं ढंग से चलती होगी। तो आपने काफ़ी अपने घर से दूर जा कर के जो पढ़ाई है वो पूरी करी। जवाहर विद्यालय जो कि मधेपुर में है, आपके घर से काफ़ी दूर। फिर आपने रांची के सिंहभूम, जो इस वक्त झारखंड में आता है, वहाँ से भी आपने पढ़ाई करी। तो आप से मैं ये जानना चाहूँगा कि आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जब इस तरीके की विपरीत परिस्थिति आए, प्रतिकूल परिस्थिति आए। किसी के साथ पैसे की तंगहाली हो सकती है, किसी के साथ पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट को? देखिए, बच्चों को अपना हौसला
जी नहीं छोड़ना चाहिए। जी और कभी कभी ये हो सकता है जी। कि कुछ टाइम के लिए वो बाधाएं आएं और वो ड्रॉप आउट करें, लेकिन फिर भी जी। वो मेन स्ट्रीम में आने का पूरा प्रयास करते पूरा रहना प्रयास चाहिए, करें। करता रहना चाहिए। जी अब जब बच्चे थोड़े वयस्क हो जाते हैं जी तो यह कोई अनहोनी बात नहीं है जी कि वह कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए वो किसी क्लास में या तो पिछड़े हो जाएं या उसको ड्रॉप आउट करना पड़े, जी। तो फिर काम करने के बाद फिर वह वापस आ सकते हैं और बिल्कुल आ सकते हैं। आ सकते हैं। और जो उनका अपना ध्येय पहले सुदृढ़ करना चाहिए कि हमें ये करना है। जी कोई भी काम आसान नहीं होता। बिल्कुल। हाँ, और अगर वो आसान हो जाए तो फिर कोई भी कर लेगा। फिर जीवन में जो जिसको कहते हैं ना कि थ्रिल, वो नहीं रह पाता। बिल्कुल। और हाँ। जीवन जो है वो मुश्किल भरा होना मुश्किल चाहिए। भरा होना पाता चाहिए, है, स्ट्रगल होना चाहिए होना लाइफ में। चाहिए। और ये इतिहास भरा हुआ है, एक दो ने वहाँ पर दर्जन भर ऐसे ऐसे महान पुरुषों को उदाहरण के रूप में ले सकते हैं जी जिन्होंने प्रारंभिक बाधाओं के बावजूद भी जी अपने इस विश्व में अपना स्थान बनाया, जी अपने मेहनत से, जी अपने स्ट्रगल से किया। जी और अभी तो एक बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत अधिक गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में। जी कम से कम जो बिहार में तो खैर एक अच्छी बात ये हुई है जी कि हायर एजुकेशन में जो बच्चे जाएं स्कूल के बाद, उन्हें गवर्नमेंट ने जिस लोन स्कॉलरशिप देने का जो रखा है, की जो व्यवस्था शुरू की है 1-2 साल से, वह अगर सुचारू रूप से चलाई जाए तो यह बहुत ही अच्छा होगा, बच्चों को हेल्प करेगा। इसके अलावा भी टैलेंट को पकड़ लेना, स्पॉट करना, जी यह प्रक्रिया भी काफ़ी अच्छी तरह से चल रही है। ओके। सर, अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या एक आम आदमी का बच्चा, एक गरीब का बच्चा IAS या फिर साइंटिस्ट बनने के ख्वाब देख सकता है, स्पेशली साइंटिस्ट, चूँकि आप साइंटिस्ट हैं? अगर हाँ तो कैसे? चूँकि ज़्यादातर बच्चों को ये मालूम ही नहीं है कि साइंटिस्ट बना कैसे जाता है, तो कहीं ना कहीं अंधकार में वो चले जाते हैं और फिर वहीं से जा कर के उनकी गलत ट्रैक पे चलनी शुरू हो जाती है। अगर हाँ तो कैसे? देखिए, पहली बात तो यह है कि बच्चों को अपना लक्ष्य पहले तय करना चाहिए। और साइंस में कोई भी सब्जेक्ट पर लीजिए, जी कोई भी एक विषय ले लीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो या आपको करना है, तो अभी बहुत ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल है बहुत से माध्यमों से। जी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे, अगर विज्ञान की ओर जा रहे हैं, साइंटिफिक इन्वेंशन की ओर जा रहे हैं, तो वो पाएंगे कि जब वो टॉप पर पहुंच रहे हैं तब एक विषय नहीं है। विज्ञान जो है वह एक बहुत बड़ा ओशन है जिसमें बहुत सी नदियां मिलती हैं। उसी तरह नॉलेज जो है वह टॉप पर जाकर एक हो जाता है। जी फिजिक्स भी रिलेटेड है लाइफ साइंस से, या लाइफ साइंस में कितनी चीज़ें हैं जो केमिस्ट्री से इन्वॉल्व है। और इन दोनों तीनों सब्जेक्ट में भी जब आप मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे तब आप सही ढंग पर उस प्राकृतिक प्रक्रिया को, नेचुरल प्रोसेस को समझ पाएंगे। तो जब तक आप ग्रेजुएशन करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं या रिसर्च वगैरह जब करके PhD वगैरह करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपको एक से अधिक सब्जेक्ट पर से आपका प्रॉब्लम को रिलेटेड है जी और उनको आपको समझना पड़ेगा। जैसे कोई भी एक अच्छा, मान लीजिए लॉयर, जब तक इतिहास नहीं समझेगा, कोई भी अच्छा, मान लीजिए पॉलिटिशियन की बात मैं कर रहा हूँ, अच्छे पॉलिटिशियन की बात मैं कर रहा हूँ, जब तक कि वह सब चीज़ नहीं समझेगा तब तक वह सही डिसीजन नहीं ले सकता है। उसी प्रकार विज्ञान में भी किसी विषय का गहन अध्ययन करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए डिफरेंट डिसिप्लिन्स की। बिल्कुल सहमत। डू नॉट इग्नोर
In your curriculum, if any subject or any topic is being taught, That's right. try to understand. Someday or the other, you will feel the necessity to acquire that knowledge if you have already ignored that. जी जी, ओके, दैट्स रियली वेरी नाइस। सर, आप जो ये महान कार्य कर रहे हैं, अगस्ता इंटरनेशनल फाउंडेशन या फिर विकसित भारत फाउंडेशन बिहार के नाम से, ये जो है आप गांव-गांव जाकर, स्कूल जाकर बच्चों को आप एजुकेट करते हैं, एम्पावर करते हैं, साइंस के प्रति उनका इंटरेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये कार्य सरकार को करना चाहिए, और अगर उन्होंने नहीं भी किया तो उनको आपको सहयोग देना चाहिए। क्या कोई सरकार की तरफ से आपको सहयोग मिलता है? देखिए, सरकार का सहयोग हम इस रूप में कहेंगे कि हम लोग जब कभी कोई बड़ा साइंस का से एनुअल डे वगैरह करते हैं, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बर्थडे पर, या नेशनल साइंस डे, फिर बिहार सरकार की तरफ से कोई रिवॉर्ड या रिकग्नाइजेशन आपको या किसी चीज़ में? देखिए, हम लोग बिहार सरकार से हम लोगों को कोई जिसको कहते हैं ना फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलता है। जबकि मिलनी चाहिए ना सर, मिलनी तो चाहिए। आप जैसे लोगों को अगर नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? इलेक्शन में पैसे खर्च करने के लिए। देखिए, मैं उस चक्कर में नहीं फंसना चाहता। मैं ये कहूँगा कि अगस्ता इंटरनेशनल फाउंडेशन और विकसित भारत फाउंडेशन ने बिहार सरकार को एक समय में प्रपोजल दिया था, जो किसी कारण बस नहीं हुआ, तो वो उसके लिए अब जो होना है था वो तो हो गया है। हाँ, पर्सनल रिकॉग्निशन तो मुझे बिहार सरकार ने दिया है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ दिया है। अब जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2018 में मुझे बिहार सरकार की तरफ से दिया गया, तो यह एक मैं समझूंगा कि यह उन्होंने रियलाइज़ किया है जो हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारी टीम जो काम कर रही है उसका महत्व क्या है, उसको तो रियलाइज़ किया है इन लोगों ने ज़रूर। ओके, आज सर जिस मुकाम पे है, मैं तो यही ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि सर का 10% भी अगर मुझ में आ जाए तो कुछ कर सकूं, और वाकई में मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूं आज इनसे। और दूसरी सबसे बड़ी गौरव की बात मेरे लिए ये है कि मैं सर के गांव के ठीक बगल से हूं। 10 साल से कोशिश कर रहा था इनसे मिलने की, आज वो वक्त आया। 6 साल के बाद मैं अपने गांव आया और सर से मिल सका। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और ये थोड़ा सा फ़नी होगा, मुझे उम्मीद है कि आप माइंड नहीं करेंगे सर। आप आज तक आपने शादी क्यों नहीं करी? क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा इरेलेवेंट, बट माफ़ कीजिएगा सर प्लीज़। देखिए, अब ऐसा आप कहिएगा कि कुछ हो गया, वो संजोग वगैरह कुछ पर्सनल थी तो नहीं हुआ, तो उसके लिए मैंने उस पर मैं ज़्यादा नहीं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। क्या साइंटिस्ट को टाइम नहीं मिलता, या वो हमेशा वो देश हित के लिए कुछ करते, कुछ इन्वेंट करना चाहते हैं? नहीं, मैं जिसको कहते हैं ना कि ये आपके फ्रेंड कलाम साहब ने भी शादी नहीं करी? नहीं, यह कोई रीज़न नहीं है। यह कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, बहुत महान पुरुष हैं। गांधी जी तो इसके साक्षात हैं, जिन्होंने कस्तूरबा के साथ शादी की, और उनका उनके महानता में कस्तूरबा का बहुत बड़ा स्थान है। तो देखिए, ये वगैरह जो है ना, बस यही समझ लीजिए कि पर्सनल कभी न कभी कुछ होता है लाइफ में। हर चीज़ सब आदमी के लिए एक ही नहीं होता है, और सभी कर सकते हैं जो साधना तो लोग शादीशुदा लोग भी करते हैं। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि सफलता के लिए लोग शादी नहीं करें। सर, आप इस वक्त 75 के हो चुके हैं, रिटायरमेंट को लगता है मुझे तकरीबन 15 साल हो चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद आमतौर पे इंसान फुर्सत की ज़िंदगी जीना चाहता है अपने बाल बच्चों के लिए, और बिल्कुल अलग थलग रहना चाहता है। आपके पास मुझे लगता है हर चीज़ है, चूँकि आप जिस परिवार से बिलोंग करते हैं उस परिवार में हर चीज़ है, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, कमी नहीं है, अभाव नहीं है। बावजूद इसके आप अभी भी इस कोशिश में है, जद्दोजहद में है कि समाज में कुछ बदलाव आ सके। आप लैब को प्रमोट कर रहे हैं, स्कूल्स जाते हैं, खुद जाते हैं, आपके पास मोबाइल वैन है जिसके ज़रिए आप लैब्स को ले जाते हैं और साइंस के प्रति आप इंटरेस्ट बढ़ाते हैं। आखिर ऐसा क्यों, और वो कौन सी चीज़ है जो आपको ताकत देती है ऐसे कार्य को करने के लिए एट द एज ऑफ 75? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। और उसको अगर हमारे
थोड़े से प्रयास से जी अगर मैं इसमें कुछ और अच्छाई आ सके तो यह तो एक ऐसा मैंने स्रोत है जो अक्षुण्ण रहे, जी हमारे आने वाले जो संतति है उसको भी उसी प्रकार की सुविधाएं मिलें जैसा कि समाज ने हमें दिया है, हमें बनाया है। तो यह हमारा एक मतलब कहिए कि लाइफ का एक की धारा है कि हम भी कुछ दें। पानी भी जो बहता है नदी में, जो गाद लाता है, वह भी अपने अगल बगल छिड़का देता है, वह जो उपजाऊ बना देता है ज़मीन को। तो अगर हम अपने प्रयास से अब साधारण जीवन जीते हुए कुछ कर सकें तो वह करते रहना चाहिए, और यही ज़िंदगी है। इसी से आपको माने एनर्जी मिलेगी। यह प्रकृति का एक साधारण रूप है। हाँ देखिए, हर मनुष्य में बहुत शक्ति है, हर मनुष्य में शक्ति है, इस बात से तो मैं सहमत हुआ आपको। तो उस शक्ति को आप कैसे उपयोग करें। जी हर चीज़ में लाइफ है। जो हमारा जो अपना मैंने अनुभव है, हमने देखा है कि आप अगर जो चीज़ ढूंढिएगा वो आपको मिल जाएगा। जी हाँ, बस ढूंढने के लिए वो जिद होनी चाहिए, वो हाँ, सिंसियरिटी होनी हाँ, चाहिए, वो हाँ, डिसिप्लिन होना चाहिए। हाँ। जी हाँ, तो यही है, इसी के रूप में आप तो अपने क्वेश्चन पूछा है तो उसका तो मैं भी यही उदाहरण दे सकता हूँ कि सतत प्रयास ही जीवन है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हैं आदरणीय श्री मानस बिहारी वर्मा जी, जो कि एक साइंटिस्ट रह चुके हैं, रिटायर्ड, रेप्यूटेड। आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, आप गूगल पे चेक कीजिए, विकीपीडिया पे आपको इनका नाम मिल जाएगा, मानस बिहारी वर्मा जी के नाम से, वहाँ आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। और सर जितने महान है उतने डाउन टू अर्थ, और शायद इसी महानता की वजह से मैंने जो इनको देखा, कई बार देखा, पिछले 10 साल से सोच रहा था इनके पास आने की, इनसे मिलने की, इनसे बात करने की, इनसे कुछ सीखने की और आप लोगों को सिखाने की। उम्मीद करता हूँ इनकी महानता, इनकी सादगी, और इन्होंने जो महान कार्य किया है और इस वक्त भी कर रहे, तेजस विमान को डिजाइन करने में, डेवलप करने में, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और इस वक्त 75 केज पे जो ये कार्य कर रहे हैं, बहुत ही महान है अपने आप में। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर वाली बात है। आप मानेंगे तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो छोटी बात है। और पर्सनली चूंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ सर, तो मैं चाहूँगा कि सबके सामने कि आपका मैं पाऊँ और आप मुझे आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैं आपकी तरह कुछ कर सकूँ। प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप